हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर। जो आपने पीछे इसके 2 पार्ट्स पढ़े हुए हैं, आज इसका तीसरा सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ से। आज हम लोग को 2-3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, और दूसरी चीज़ पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और थर्ड और इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोगों को पढ़ने हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम। अरेंजमेंट है ये, किसका अरेंजमेंट है? तो अरेंजमेंट है मेटल्स का, और वर्टिकल कॉलम्स में इनको वर्टिकली अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेटल्स, जो भी मेटल्स हैं, उनको जब एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करें और इस तरह से अरेंज करें कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले सबसे ऊपर हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रखेंगे, और सबसे लास्ट में यानी कि सबसे नीचे हम लोग सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको रखेंगे। फिर से ज़रा एक बार डेफिनेशन देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यानी मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में इस तरह से अरेंज करें कि वो अपने डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए नीचे एक सीरीज़ बना हुआ है, आप देखिए इसमें, जिसमें पोटेशियम से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है, और पोटेशियम से लेके नीचे कहाँ तक गया हुआ है? गोल्ड तक। 14th नंबर पे गोल्ड है, 14th नंबर पे गोल्ड है इसमें। यानी इसमें 14 मेटल्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे पोटेशियम है। पहले नंबर पे देखिए आप, पहले नंबर पे यहाँ क्या है? पोटेशियम। और नीचे आइए तो 14th नंबर पे यहाँ आपको गोल्ड मिलेगा, जो कि सबसे लास्ट में इसको रखा गया है। चलिए अब ज़रा इसको देखते हैं कि किस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। तो इनके अरेंजमेंट का जो बेस है वो ये है कि इनमें ये पोटेशियम जो सबसे पहले नंबर पे रखा गया है, इन सभी मेटल्स में ये जो 14 मेटल्स अरेंज किए गए, इनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। देखिए राइट साइड में लिखा गया है मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या होता है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, जो कि इससे कम होता है, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और नीचे आइए देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम के बाद आपको मिलेगा कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, और सबसे लास्ट में है गोल्ड। नीचे देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लीस्ट रिएक्टिव, यानी ये जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। तो अगर इस तरीके से, जिसमें हम सभी मेटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और इस ऑर्डर में सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रखा हो और सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव मेटल रखा हो, इस ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना पड़ता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को। और इन सभी जो भी मेटल्स हैं, ये इनको एक ऑर्डर में याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपके सामने हम एक इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लाए हुए हैं। देखिए सामने ही ये एक ट्रिक
बनाया गया है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो ट्रिक बनाया गया है इसको समझने के लिए देखिए, हर एक मेटल का जो पहला लेटर है, पहले लेटर से ही कोई ना कोई ट्रिक बनाया गया है। जैसे देखिए, पोटेशियम में पहला लेटर है पी और इससे बना दिया गया है क्या, ये प्लीज़। वैसे ही सोडियम में पहला लेटर है एस, इससे बनाया गया है स्टॉप। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक है, ज़रा इसको एक बार एक ऑर्डर में आप पहले शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार ट्रिक को पढ़िए और फिर मेटल्स को से इसको हम मैच कराते हैं। देखिए ट्रिक को क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, और नीचे आइए, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस एक लाइन से आप इन सभी मेटल्स को इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में इनको आप याद रख सकते हैं। फिर से देखिए, अब जरा इनको मेटल से हम मैच कराते हैं। प्लीज़ ये किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। स्टॉप किसके लिए है, तो सोडियम का पहला लेटर है ना एस, और एस से क्या बना, स्टॉप। इसके बाद कैल्शियम के लिए कॉलिंग, मैग्नीशियम के लिए मी। तो इस तरह से हर एक मेटल के पहले लेटर से ये आगे इनका ट्रिक बना हुआ है। आप इस ट्रिक को याद करके एक साथ देखिए ज़रा पूरे ट्रिक को। तो इस ट्रिक के बेसिस पे आप पूरे जो भी ये मेटल्स हैं इनको आप याद कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है, सबसे ऊपर जो मेटल है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे जो मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहलाता है। इसी अरेंजमेंट को ही हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उन केमिकल रिएक्शंस को समझना होता है आपको। उन केमिकल रिएक्शन में कभी आप देखते हैं कि एक मेटल आया, उसने किसी दूसरे मेटल को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो वो कैसे हुआ, ये इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है, इसमें पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा और एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। अब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है ये हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उस रिएक्टिविटी सीरीज़ का। रिएक्टिविटी सीरीज़ से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, तो आपने पढ़ा कि इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव, यानी जो कम रिएक्टिव होता है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करने का मतलब हुआ कि वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के और मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल दोनों ही शो करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये केवल मेटल या केवल नॉन मेटल का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये दोनों ही मेटल और नॉन मेटल दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है। आपने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने केमिकल, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिज़िकल एंड केमिकल रिएक्शन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। उसमें आपने रिएक्शन एक पढ़ा था कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, जिसमें कि कॉपर सल्फेट क्या करता है, आयरन से रिएक्ट करता है और यह आयरन से रिएक्ट करने के बाद आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। एक्चुअली ज़रा इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली इस रिएक्शन में हुआ क्या। सबसे पहले देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो रिएक्टेंट में यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं। एक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा ये कॉपर सल्फेट क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने एक तरफ और दूसरा क्या है, आयरन। दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। और यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट को ज़रा देखिए। रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन रहा है और यहाँ देखिए आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या है, ग्रीन कलर है। यानी सॉल्यूशन जो पहले ब्लू कलर का था उसका कलर चेंज हो गया, अब वो ग्रीन हो गया। और कॉपर अलग हो गया, कॉपर एक ब्राउन पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, जो कि बॉटम में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो कह रहा है कि कॉपर अलग हो जाता है। अब इस रिएक्शन को फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले है कॉपर सल्फेट और यहाँ है आयरन। सल्फेट के साथ कॉपर है ना, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, सल्फेट के साथ आयरन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयरन है, ये आयरन इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए क्या करता है, ये आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और ये क्या करता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना लेता है। तो इस तरह से ये चूँकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करता है, कॉपर को हटा के क्या बना लिया, खुद जुड़ जाता है यहाँ और बना लेता है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कॉपर सल्फेट। अगेन सेम सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट जिसका कलर है ब्लू, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसको, जिंक को। देखिए फिर वही हुआ, सेम कंडीशन। ये जिंक क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इस कॉपर को अलग कर देता है और खुद जुड़ जाता है और फिर ये क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग क्या क्या हुए। एक तो कॉपर की जगह जिंक आके जुड़ गया, दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू कलर था। अब कलर कैसा हो गया, कलरलेस। ये जो सॉल्यूशन बना जिंक सल्फेट का, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है और कॉपर को इसने क्या किया, अलग कर दिया। और यहाँ पे जो कॉपर अलग हो रहा है ये रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का है, ये रेड कलर का होता है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दो चीज़ें आपने पढ़ ली, रिएक्टिविटी सीरीज़ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं। देखिए जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़िए तो ये ध्यान रखिए, साइंस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज़ों को अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करके देखिए कि क्या वो चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई पड़ती है या नहीं। तो ये
और उस बेसिस पे अगर आप पढ़ते हैं इसको, तो ये यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप अपने आसपास जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं या देखते हैं, अब बस उसको आपको देखने का तरीका थोड़ा सा अपना चेंज करिए। तरीका चेंज करने का मतलब ये है कि अब आप जिन चीज़ों का यूज़ करते थे, थोड़ा आप इंटरेस्टिंगली उसको डिवाइड करिए मेटल और नॉन मेटल में, और इसके बेसिस पे इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। डेली लाइफ में मेटल्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं किसमें? पैकेजिंग ऑफ फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन्स। अक्सर आप देखते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और कुछ खाने के सामान जो है पैक कराते हैं आप, और वो एल्यूमिनियम फॉयल में आपको पैक करके देता है। यानी फूड की पैकेजिंग हुई, चॉकलेट्स की पैकेजिंग हुई, मेडिसिन्स, दवाइयों की पैकेजिंग हुई, उनमें एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड यूज़ मेटल का। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन। अक्सर घर जो बनाए जाते हैं तो घरों में आयरन का यूज होता है। अक्सर जो डोर्स बनाए जाते हैं उनमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। तो इन चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज़ और कहाँ किया जाता है? एरोप्लेन्स में। एरोप्लेन्स में ज़्यादातर जो है एल्यूमिनियम्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो एरोप्लेन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स या अलग अलग जो भी मशीन्स हैं, मशीन के अलावा हम लोग घरों में जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन, खाने वाले बर्तन, ये सब के सब मेटल्स से बने होते हैं। तो मेटल्स का ये सेकंड यूज़ हो गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड यूज़ पे। तीसरा यूज़ है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। देखिए ये भी मेटल्स हैं, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। इनका यूज़ किया जाता है कहाँ पे? ज्वेलरीज़ में यूज़ किया जाता है। जो भी ज्वेलरीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग पाई जाती है, इसकी वजह से इन मेटल्स का यूज़ ज्वेलरीज़ बनाने में की जाती है। इसके अलावा मरकरी, देखिए मरकरी का यूज़ किस में किया जाता है? थर्मोमीटर में। अक्सर आपने घरों में थर्मोमीटर का यूज़ किया होगा अपना फीवर देखने के लिए, फीवर है या नहीं है। डॉक्टर्स अक्सर इसका क्लिनिक में यूज़ करते हैं। आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है, दो तरह के जो थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये जो थर्मोमीटर है, इसमें बीच में एक जो मेटल, लिक्विड मेटल भरा गया रहता है, वो है क्या? मरकरी। और ये मरकरी का यूज़ किया जाता है। मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये टेम्परेचर, ये थोड़ा सा हीट पाके ये क्या करता है? एक्सपैंड करता है, फैलता है, और इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में कि कितना फीवर है, ये मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो है पॉइंट, नेक्स्ट यूज़ ऑफ मेटल, वो है सिल्वर फॉयल का। सिल्वर फॉयल का यूज़ क्या होता है? स्वीट्स में। अक्सर आप देखते हैं बहुत सारी मिठाइयाँ, लड्डू हैं या और भी दूसरी मिठाइयाँ हैं, उसके ऊपर आपको एक बिल्कुल शाइन करता हुआ एक बहुत ही थिन लेयर आपको दिखाई पड़ता है। वो जो स्वीट्स पे वो जो थिन लेयर दिखाई पड़ता है, एक्चुअली वो होता क्या है? वही होता है, वो सिल्वर होता है। तो इस सिल्वर का यूज़ किया जाता है किसमें? स्वीट्स के ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है जिंक। जिंक भी एक मेटल है जिसका यूज़ किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये गैल्वेनाइजेशन, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है क्लास 7th में। फिर से ज़रा इसको एक बार देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या है। नॉर्मली गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कवर कर देना, या यूँ कह लें कि एक मेटल से किसी दूसरे मेटल को कवर कर दें। अक्सर इसका यूज़ किया जाता है गैल्वेनाइजेशन का किसमें? टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग किसका? आयरन। यानी आयरन के, लोहे से बनी जो भी चीज़ें अक्सर आप देखिए उनमें क्या होता है? जंग लग जाता है, रस्टिंग होने लगता है। तो आयरन को रस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर जिंक या अदर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं, और इसी
प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये कुछ कॉमन यूजेस आपने पढ़ा जो आपके आसपास दिखाई पड़ता है मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस देखते हैं हम लोग। जैसे बहुत ही सिंपल से यूजेस हैं जो अपने आसपास देखते हैं। जैसे पहला यूज़ है ऑक्सीजन, O2। आप सभी लोग जानते हैं बिना ऑक्सीजन के कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रीद नहीं कर सकता। हम ब्रीदिंग में जो गैस हम लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो गैस कौन सी है? वो ऑक्सीजन ही तो है। तो ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कहाँ यूज़ करते हैं? तो बर्निंग में। आपको पता है ऑक्सीजन ये बर्निंग में हेल्प करता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। हम लोग कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, जो भी चीज़ें जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं यूज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो कि इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। ये भी एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ अक्सर फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये किस लिए? तो जो भी क्रॉप फील्ड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्रॉप फील्ड जो हैं, इन क्रॉप फील्ड्स के में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है थर्ड जो यूज़ है इसका क्लोरीन। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ करते हैं अक्सर आप लोग इसमें। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है और इस आयोडीन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ किया जाता है। ये किस चीज़ में? तो फॉर्मेशन ऑफ टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये एक सॉल्यूशन होता है टिंक्चर आयोडीन, और इस सॉल्यूशन का यूज़ एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में किया जाता है। और एंटीसेप्टिक्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो कहीं भी कोई कट्स हैं या वाउंड्स हैं, इनमें हम लोग यूज़ करते हैं। इनके ऊपर इन सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है कि जो भी अगर उसके ऊपर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस माइक्रोबियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये आयोडीन का यूज़ हो गया। नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र और फास्फोरस, ये इन दोनों का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? फायर वर्क्स में। फायर वर्क्स का मतलब क्या हुआ? फायर वर्क्स का मतलब हुआ कि इनका यूज़ हम लोग करते हैं किस में? क्रैकर्स में यूज़ करते हैं। जो भी अक्सर दिवाली पे क्रैकर्स यूज़ करते हैं उसमें ये सल्फ़र या फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैचेस स्टिक्स में माचिस जो है, माचिस की तीली के ऊपर आपने देखा होगा एक केमिकल लगा होता है जिसको थोड़ा सा भी रब करने पे वो क्या होता है? तुरंत आग पकड़ लेता है। तो उसमें भी तो यूज़ किया जाता है इन चीज़ों का। और नॉन मेटल का लास्ट जो यूज़ है इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन। कार्बन का यूज़ एज अ कोल, जैसे कोयले की तरह से के फॉर्म में या वुड के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। फ्यूल के फॉर्म में इस कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो ये रहा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपका ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म होता है। ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।